वेलकम टू मुदगल टेक। मेरा नाम है अचल। ये है हमारी प्लेसमेंट सीरीज। इस सीरीज में हम जावा लैंग्वेज की मदद से बेसिक लेवल प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करेंगे और हायर लेवल तक जाएंगे। यदि आप टायर 2 या टायर 3 कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो ये सीरीज आपकी काफी मदद करने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जावा में यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हमें एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्कैनर लिखते हैं। स्कैनर के बाद ऑब्जेक्ट जो भी है उसका नाम लिखते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट है ना, एक तरीके से तुम्हारा ऑफिस में पियोन है, जो कि तुम्हें किसी को कॉल करना है तो तुम उसको बोलोगे, वो जाके बुला के लाएगा। तो यहाँ पर स्कैनर नाम से स्कैन यानी कि हमने नाम दे दिया स्कैनर को, न्यू स्कैनर, ये ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, वैल्यू को कॉल कराएंगे। अब यहाँ जो सिस्टम डॉट इन है ना, सिस्टम डॉट इन का मतलब है कि इनपुट कहाँ से लेना है, हमें कीबोर्ड से लेना है, यानी कि यूज़र से लेना है। तो ये हमने यहाँ पर लगा दिया। अब याद रखना, जो ये स्कैनर है ना, स्कैनर क्लास में एस जो है वो बड़ा बनेगा। अब यहाँ पे हमने अल्ट एंटर डाला है क्योंकि हमें पैकेज जोड़ना पड़ेगा। स्कैनर के पैकेज में स्कैनर को हम क्लास को यूज़ कर पाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर पैकेज जोड़ लिया, util डॉट स्कैनर नाम का पैकेज जोड़ा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लगा के मैंने एंटर वैल्यू का ऑप्शन दे दिया कि वैल्यू डालो। अब ये चीज़ उनको दिखेगी। अब यहाँ पर एंटर कराएंगे कैसे, इंटीजर नाम की वैल्यू एंटर करा दें, उसका हम नाम दे रहे हैं इनपुट। स्कैन यानी कि हमारे पियोन का नाम लिखा पहले हमने, डॉट नेक्स्ट इंट यहाँ पर क्या है, जब इंटीजर वैल्यू को कॉल कराना होता है या फिर स्टोर कराना होता है तो नेक्स्ट इंट का यूज़ करते हैं स्टोर कराने के लिए, नेक्स्ट इंट का, जिसमें आई जो है वो बड़ा है इंट का। अब इसी चीज़ को हम प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे इनपुट लिखेंगे। अब जब भी किसी वेरिएबल को प्रिंट करते हो तो वहाँ डबल कोट लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उसका नाम लिख दो। अब इसको रन कराते हैं अपन। तो रन करा के देख लेते हैं एक बार कि क्या हमारा काम चल रहा है। तो देखो, एंटर वैल्यू आ गया। अब हम अपनी वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर, जैसे कि अभी कोई एक वैल्यू डालते हैं हम 1525। तो अब देखो, अब सेम वैल्यू उसने प्रिंट करके दे दी 1525। तो ये वाइट कलर में जो दिख रहा है ये हमारी कंप्यूटर में प्रिंट। अब अगला टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग क्लास इन जावा। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। स्ट्रिंग क्लास क्या होती है। अब देखिए, स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग होती है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी कि कुछ कैरेक्टर्स का सीक्वेंस। जैसे कि मेरा नाम अचल, ACHAL, अगर ACHAL में लिखूं तो वो मेरा एक कैरेक्टर सीक्वेंस है। A एक कैरेक्टर है, C एक कैरेक्टर है, H एक कैरेक्टर है, A एक कैरेक्टर है, L अगला कैरेक्टर है। तो इन कैरेक्टर के सीक्वेंस को ही हम स्ट्रिंग बोलते हैं। अब केवल एक पर्टिकुलर सीक्वेंस अल्फाबेट्स का ही स्ट्रिंग नहीं है। अभी अगर आप लिखेंगे A1B, ये भी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसको भी हम एक स्ट्रिंग की तरह काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लेंगे आप। मुदगल है, जावा है, Mr_tag, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। अब देखते हैं हम डिक्लेरेशन कैसे करते हैं स्ट्रिंग का। तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका है स्ट्रिंग का नाम। स्ट्रिंग यानी कि डेटा टाइप। जैसे हमने डेटा टाइप को की मदद से वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे थे, उसी तरीके से हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करेंगे। स्ट्रिंग यानी कि हमारा डेटा टाइप, उसका नाम हमने जैसे कि यहाँ वैल रख रखा है और यहाँ पर नाम की उसके अंदर क्या वैल्यू रखनी है, जैसे कि वेलकम रख रखी है। इसी तरीके से मैंने एक और स्ट्रिंग डिफाइन कर रखी है जिसका नाम है नेम और जिसके अंदर वैल्यू है मुदगल टैग। तो हम इसके ऊपर कुछ मेथड का इस्तेमाल कर पाते हैं स्ट्रिंग में। तो जैसे कि अभी अगर हम प्रिंट करेंगे नेम को, यहाँ पे system.out.println लगाने के बाद नेम प्रिंट करा जाएगा, यानी कि नेम के अंदर की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो मुदगल टैग देखने को मिलती है। साथ ही में अगर हम प्रिंट करते हैं वेल, यानी कि ये वैल्यू हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू और नेम स्ट्रिंग की वैल्यू को बीच में 2 लगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को काफ़ी ध्यान से समझिएगा। जिस तरीके से प्लस ऑपरेटर यानी कि प्लस का सिंबल हमारे 2 नंबर्स को जोड़ता है, उसी तरीके से प्लस का सिंबल हमारी स्ट्रिंग को भी जोड़ता है। और उस स्ट्रिंग को जोड़ने की प्रोसेस को कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्कैटिनेशन। तो यहाँ प्लस वेल में आ जाएगी हमारी वैल्यू वेलकम, प्लस हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा क्योंकि हमें ये प्रिंट करना है 2, फिर प्लस लगाया नेम में आ जाएगी हमारी मुदगल टैग। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा वेलकम टू मुदगल टैग। तो ये कॉन्कैटिनेशन काफ़ी मददगार रहेगा आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आगे जाकर। अगली चीज़ पढ़ लेते हैं। मेथड है हमारा ये नेम डॉट लेंथ। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए जैसे कि हमारा जो नेम है इसके अंदर हमारे जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उसकी अगर हमें लेंथ निकालनी है तो या तो हम काउंट करें,
नॉर्मल वे में। तो कंप्यूटर में इस काम को करने के लिए डॉट लेंथ नाम का हमारे पास मेथड है, उसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए ये जो डॉट लेंथ है, हमारी जो वेरिएबल स्ट्रिंग का नाम है उस नाम के आगे डॉट लगा के लेंथ लिखते हैं और ब्रैकेट बंद करते हैं, तो जिससे कि हमारा जो आउटपुट है वो आता है। तो यहाँ पर जैसे कि हमें 11 आ रहा है, अब आप काउंट करेंगे तो आप जरा डाउट में जाएंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप कहेंगे यहाँ तो 10 वर्ड्स है, करेक्टर 10 है ना, जी नहीं, यहाँ पर 11 करेक्टर है और 11 में करेक्टर है ये ब्लैंक स्पेस, यानी कि ब्लैंक स्पेस को, एक सिंगल स्पेस को ये एक करेक्टर वैल्यू काउंट करता है। तो याद रखिएगा कभी भी आपको वैल्यू निकालनी है, करेक्टर वैल्यू स्पेस स्ट्रिंग का लेंथ निकालनी है, तो वो उसमें काउंट होगा आपका स्पेस। तो आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर आ रहा है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, हम प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। रुकिए मैं इसमें से इसको हटाने की कोशिश करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, छोड़िए। तो वेल डॉट टू अपर केस, अब टू अपर केस क्या करता है, जैसे कि ये तो हमारी पहले से ही कैपिटल है, अगर कैपिटल नहीं होती वेल तो इसको ये कैपिटल में कन्वर्ट कर देता, अपर केस में कन्वर्ट कर देता। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे टू लोअर केस का। लोअर केस में क्या किया इसने, हमारा जो ये वेलकम है, यानी कि हमारा जो वेलकम कैपिटल में था उसको हमने स्मॉल में कन्वर्ट कर लिया। तो ये काम होता है टू अपर केस और टू लोअर केस का। याद रखिएगा इसमें टू लोअर केस और टू अपर केस के अंदर जो ये सेकंड वर्ड है, सेकंड वर्ड का पहला अल्फाबेट या फिर पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल बनेगा। अगली चीज देख लेते हैं, यहाँ पर हमने प्रिंट किया है वेल डॉट कंटेन WEL, यानी कि जो ये वेल नाम की स्ट्रिंग बनाई है हमको उसमें ये चेक करके बताना है, यानी कि ये जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं ये चेक करके बताएगा क्या उसमें WEL नाम का सीक्वेंस है, WEL नाम का सीक्वेंस है। यदि है तो वो हमको ट्रू प्रिंट करके देगा, और यदि नहीं होता तो फॉल्स प्रिंट करके देगा। अब देखो नेक्स्ट चीज है यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की मदद से हम प्रिंट करा रहे हैं वेल डॉट कैर एट 2। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल में दूसरे नंबर की पोजीशन पे क्या है, क्या वर्ड है, क्या करेक्टर है वो बताओ हमको। तो यहाँ आउटपुट आप एल देख रहे हो, वो आपके दिमाग में आएगा कि भाई एल तो हमको यहाँ तीसरे स्थान पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या होता है स्ट्रिंग के अंदर या फिर हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें जो काउंट शुरू होता है वो 0 से शुरू होता है, यानी कि यहाँ पहले वर्ड का जो काउंट है वो 0 है, देन 1 है और देन 2 है। इसलिए इसका करेक्टर की जो वैल्यू है, किस वैल्यू पर है, किस स्पेस पर है, उसके जगह पर 2 की जगह पर हमें एल देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगली बात जो आती है वो है इंडेक्स ऑफ। अब इंडेक्स ऑफ जो है ये भी एक मेथड है। अब इंडेक्स ऑफ में क्या करते हैं कि जैसे कि हमने कॉम दिया है या फिर खाली सी भी देते हैं, तो इंडेक्स ऑफ में हमें ये बताता है कि ये किस वैल्यू से है, इसकी जो स्पेस है कौन से स्पेस पे ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ COM है, तो COM हमारी दूसरे के बाद तीसरे नंबर की वैल्यू पे आ रही है। थर्ड नंबर की वैल्यू पे जब ये आ रही है तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम 3 प्रिंट कर देंगे। अब आप कहेंगे OM का क्यों नहीं प्रिंट किया, क्योंकि देखिए हमने पूरी की पूरी स्ट्रिंग की इस कैरेक्टर वैल्यूज को एक साथ काउंट किया और इसके पहले कैरेक्टर की वैल्यू हम प्रिंट करते हैं। अब इसी तरीके से अगर यहाँ पे COME भी होता तब भी यहाँ पे आंसर हमें 3 देखने को मिलता, और खाली C भी होता तब भी हमें आंसर 3 ही देखने को मिलता। आगे बढ़ते हैं, अगला है इंडेक्स ऑफ DOM। अब देखिए यहाँ वेल के अंदर हमें DOM तो देखने को नहीं मिल रहा, OM देखने को मिल रहा है लेकिन DOM नहीं देखने को मिलेगा। तो D की वजह से जो एरर नहीं देगा, ये आप एरर नहीं डिमांड कर सकते यहाँ से, ये आपको -1 प्रिंट करके देगा। यानी कि अगर आपकी वैल्यू इसको आपके दिए गए स्ट्रिंग के अंदर नहीं मिलती तो आपको वहाँ पर -1 देखने को मिलेगा। साथ ही में आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैथ इन क्लास जावा। हम सभी ने मैथमेटिक्स तो काफ़ी पढ़ी है, लेकिन इतने ज़्यादा हाई लेवल की मैथमेटिक्स की भी इस्तेमाल नहीं होता प्रोग्रामिंग के अंदर। तो जो बेसिक मैथमेटिक्स इस्तेमाल होगी उसके बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। मैथ नहीं जान रहे हैं, मैथ क्लास जान रहे हैं, यानी कि मैथ के रूप में इस्तेमाल होने वाले कुछ फंक्शन। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मैथ कहाँ मिलता है। तो java.lang.math नाम से एक क्लास होती है जावा के अंदर, जिसके अंदर हमारी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, स्क्वायर रूट, इन सभी के फंक्शन होते हैं। अब उसमें सभी टाइप के फंक्शंस होते हैं, तो पहले हम जरा देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो इंटीजर वैल्यू ली हमने n1 = 5। ये भी याद रखना कि हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इंटीजर वैल्यू n1 नाम है उसका 5, कॉमा लगा दिया, दूसरी वैल्यू को उसी लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि आप जरूरी नहीं हम दोबारा से लिख के अगली में करें, आप उसी में ही डिफाइन कर सकते हो।
यहाँ हम प्रिंट करते हैं मैथ डॉट मैक्स नाम का अपने फंक्शन लगाना है और उसके अंदर हमने 2 वैल्यू पास करनी है n1 n2। अब मैक्स क्या करता है, इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेगा और कंपेयर करने के बाद आपको जो मैक्सिमम वैल्यू उसको रिटर्न कर देगा। अगला इसी तरीके से मैथ डॉट मिन फंक्शन है, याद रखो यहाँ पे मैथ जो है m बड़ा है और बाकी सब चीज़ें स्मॉल लेटर में। तो जो कि क्लास का जो नाम होता है, नेम ऑफ क्लास, जो भी क्लास आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम जावा में हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, तो ये चीज़ दिमाग में भर लीजिए। अब मैथ डॉट मिन जो फंक्शन है n1 और n2 हमने इसमें प्रोवाइड किया, तो ये मिनिमम वैल्यू आपको रिटर्न करेगा, यानी कि यहाँ पर n1 की वैल्यू इसने रिटर्न करी। साथ ही में अगला देखते हैं मैथ डॉट SQRT, स्क्वायर रूट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने उसको पास किया 49, तो अब ये क्या करेगा, हमें उसका स्क्वायर रूट पास करेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 7 इसने हमको डिमांड में दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं OBS। OBS का कार्य क्या होता है, ये आपके दिए गए नंबर की जो वैल्यू है उसको पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव कर देगा। कि -49 यहाँ में दिया है तो इसने उसको 49 में कन्वर्ट कर दिया, और अगर हम 49 देते तो उसे -49 में कन्वर्ट कर देता है। ये मैथ डॉट OBS का कार्य होता है। तो ये कुछ मेथड्स है मैथ्स डॉट OBS मैथ्स क्लास के। अब आपका जो आज का एक और होमवर्क है वो ये है कि एक बार जाकर सर्च कीजिएगा मेथड्स ऑफ मैथ्स क्लास इन जावा, और उसमें दिए गए सभी मेथड्स को एक बार देख लीजिएगा, दिमाग में भर लीजिएगा, और जो मेथड आपको सही में अच्छे लगे और लगे कि हाँ ये तो बहुत काम किया, उन्हें आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, जिससे कि हम वो मेथड्स को अच्छे से देख पाए और आप लोगों को भी जब आप एक बार कॉपी पेस्ट करोगे तो याद हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इफ एल्स कंडीशन। देखिए अब जावा में जैसे हमने कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, उसी की तरीके से आप इफ एल्स कंडीशन होती है। अब इफ एल्स का कार्य क्या है वो देखिए, कंडीशन चेक करता है, यानी कि मैं हूं, मैंने ये करा है तो ये हूँ, और इस मैंने ये नहीं करा तो ये हूँ। यहाँ पे और भी कई सारी कंडीशन, यानी कि ये है तो ये होना चाहिए, ये है तो ये होना चाहिए। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसका एक सिंटैक्स रहता है, तो हम सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पॉइंटर पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले इफ कंडीशन आती है, इफ, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं कंडीशन। कंडीशन यानी कि कोई भी कंडीशन, अभी हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। अभी हम इसका एक प्रोग्राम कर देखेंगे। तो इफ कंडीशन डालते हैं, कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो अंदर जाएगा प्रोग्राम, और यहाँ पर दी गई जो भी हमारी स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। एल्स कंडीशन लगाएंगे, तो एल्स के अंदर कंडीशन नहीं होती, एल्स लगता है, एल्स में कंडीशन नहीं डालेंगे, और डायरेक्टली यहाँ पर अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो इसके पास आएगा, इसके पास, और यहाँ दिया गया कार्य एग्जीक्यूट होगा। अब जरा फ्लो समझ लेते हैं। फ्लो कुछ इस तरीके से है कि हमने यहाँ पर कंडीशन डाली, कंडीशन ट्रू हुई तो इफ का कोड पड़ेगा, इफ वाला ये वाला कोड चलेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स का कोड चलेगा, यानी कि ये वाला कोड चलेगा, और दोनों ही केसेस में एंड ऑफ द लूप खत्म हो जाएगा यहाँ पर। अब इफ एल्स भी हमारे कई टाइप के, इफ एल्स नॉर्मल जो हम यूज करते हैं, इफ एल्स की लैडर और नेस्टेड इफ, ये अभी मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू समझाता हूँ। इसमें एक चीज याद रखिएगा, एल्स के बिना भी इफ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप प्रोग्राम में समझ जाएंगे। तो इफ एल्स की कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम यूज़र से लेते हैं इनपुट कॉइन्स की, उसके बाद कितने कॉइन है, और उसके बेसिस पे बता देते हैं कि उसके बाद वो रिच है या फिर वो और कमाने की ज़रूरत है। तो हमने सबसे पहला ऑब्जेक्ट बना लिया स्कैनर, और प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पर कि अपने कॉइन बता दो। उसके बाद एक इंटीजर नाम से वेरिएबल बना लिया, इंट कॉइन्स वेरिएबल बना लिया जिसमें इंटीजर वैल्यू है। अब क्या करते हैं, इफ़ को पास करते हैं, अगर कॉइन्स जो हैं उसके 50 से ज़्यादा हुए, ग्रेटर देन 50, तो हम प्रिंट करा देते हैं रेट यू आर रिच। ये प्रिंट कराने के लिए करते हैं। तो देखो जब कॉइन्स लगा दी तो पैरेंथेसिस लगाना होता है इफ़ के अंदर। अगर तुम इफ़ कंडीशन को इस्तेमाल कर रहे हो यहाँ पे, तो पैरेंथेसिस के अंदर तुमने अपने स्टेटमेंट दे दिया कि तुम रिच हो। अब दूसरा लगाते हैं एल्स। एल्स में क्या, अगर उसके कॉइन्स 50 के अलावा से नीचे, मतलब 50 से नीचे हुए, तो उसको हम लिख देंगे कि तुम और कमा सकते हो, दैट यू कैन अर्न मोर। यहाँ पे फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगा लेते हैं अपन, और वहाँ लिख देते हैं कि तुम अभी और कमा सकते हो, कोशिश करते रहो। तो यहाँ पे हमने लगा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यू आर
यू कैन अर्न मोर। अब रन कर ले। करने के बाद क्या है, यहाँ पर हम अपने कॉइन्स डाल देते हैं। जैसे यहाँ कॉइन डाल दिया हमने 50, तो यहाँ पर लिखा आ गया यू आर रिच, यानी कि अभी हम 53 डाले तो हमारा लिखा आ गया यू आर रिच। तो अब देखो, अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो ये एल्स कंडीशन है ना, ये मैंडेटरी नहीं है इफ एल्स में। अगर नहीं लगाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एल्स जो है वो तब चलता है जब इफ़ की कंडीशन ना चले। तो हमने कोई प्रिंट ही नहीं कराना, तो हमने हटाया, रन कराया। अब हम रन कराते हैं, यहाँ पर अपने जो कॉइन्स है 50 से कम डालते हैं। देखो हमने 43 डाले, तो अब यहाँ पर प्रोग्राम के बाहर आ गए और उसने कुछ भी प्रिंट नहीं कराया, इसलिए एल्स कंडीशन जो है वो मैंडेटरी नहीं है। तो अगला आ जाता है हमारे पास स्विच केस इन जावा। तो स्विच केस इन जावा के बारे में हम ये जान लेते हैं। ये हमें अलाउ करता है एक किसी वेरिएबल को टेस्ट करने के लिए अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यूज, यानी कि कोई एक वेरिएबल है, अगर उसकी वैल्यू हमें टेस्ट करनी है मल्टीपल ऑप्शंस के थ्रू, यानी कि मेरे पास एक वेरिएबल है जिसमें कुछ वैल्यू है, अगर उसकी वैल्यू ये हुई तो ये हो जाए, अगर उसकी वैल्यू ये हुई तो ये हो जाए। ये मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। अब जरा समझते हैं हम अपने प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पे पहले सिंटेक्स जान लेते हैं। सिंटेक्स कुछ ऐसे है कि स्विच लगाएंगे हम, वहाँ पे एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन यानी कि यहाँ पे कोई वैल्यू है, जैसे कि इंटीजर है, कोई नंबर आई है, आई इक्वल्स टू 5 है। अगर हमारा आई 5 आ रहा है तो यहाँ पर केस वैल्यू डालते हैं। केस वैल्यू यानी कि 5 है, या फिर हमें केस वैल्यू थी 2 के लिए था कुछ, स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर ब्रेक लगाते हैं, फिर केस लिखते हैं। अगला क्या केस हो सकता है, वो केस अगर सेटिस्फाई होगा तो स्टेटमेंट आएगा और ब्रेक लगेगा। अब इसमें आपको ये समझना है कि ये सब चीज़ें वर्क कैसे करती है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्विच केस के लिए हमने यहाँ पर इंटीजर वैल्यू ले रखी है, कॉइन्स में डाल रखा है। ये हमने यूजर से लिया, एक स्विच लगाते हैं जिसको हम पास करते हैं कॉइन की वैल्यू। तो अब यहाँ पर जो भी कॉइन की वैल्यू है वो स्विच के अंदर चली जाएगी। अब हम पैरेंथेसिस लगा लेते हैं और अंदर चलते हैं। अंदर जाके आपको क्या करना है, हमें यहाँ पर एक केस क्रिएट करना है। अगर कॉइन की वैल्यू 10 हो तो यहाँ पर हम केस 10 लिख दिया। अब यहाँ पर हम लगाते हैं कॉलन, उसके बाद नीचे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो भी हमें स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, जो भी एक्शन करना है वो डाल देते। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि हमें प्रिंट कराना है कि यू हैव 10 कॉइन्स। अब ऐसा क्या करते हैं अपन, अब इसी की तरीके से और आगे बढ़ते हैं और सेम चीज़ को हम 4 बार लिख लेते हैं। यानी कि केस 10 के लिए लिख लिया, अब अपन 20 के लिए भी लिख लेते हैं और फिर 30 के लिए लिख लेंगे, 40 के लिए लिख लेंगे। तो मतलब जितने भी केसेस हमें क्रिएट करने हो उसके लिए हम अपने हिसाब से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अपन ने 20 के लिए लिख लिया। अब सेम एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं इस चीज़ को और इसे पेस्ट कर देते हैं बाकी केसेस के लिए भी। तो हमने ये बना दिया है यहाँ पर 40 और 30 यानी 30 और 40 के लिए। अगर हम पे 30 कॉइन्स है तो 30 प्रिंट कर दिया। अब एक लगाते हैं हम डिफ़ॉल्ट। देखो स्विच केस की कंडीशन में डिफ़ॉल्ट जो है वो वैसे ज़रूरी नहीं है, बट हम लगा रहे हैं, लगा देना चाहिए, अच्छा रहता है, अच्छा रखता है, हमारे प्रोग्राम में भी सही लगता है। तो अब हमने जैसे यहाँ पे 30 डाला, प्रिंट करा, तो यहाँ पे हमें लिख के आ गया यू हैव 30 कॉइन्स। लेकिन उसके बाद देखो यू हैव 40 कॉइन्स और यू डोंट हैव वैलिड कॉइन्स भी लिखा रहा है, यानी कि बाकी के केसेस भी जो उसके बाद के हैं वो रन हो रहे हैं। तो इस कंडीशन पे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसके बाद ब्रेक का यूज़ करते हैं। तो ब्रेक क्या करता है, अगर सिचुएशन यानी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है, जो केस सेटिस्फाई हो गया है, तो उसके बाद ये बाहर आ जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ब्रेक लगा के रन करा है। अब यहाँ पे हम कॉइन डालते हैं। अब सिंपल से कॉइन्स की वैल्यू डाल देता हूँ मैं, जैसे कि मैंने डाल दी यहाँ पर। अब ये देखो यू हैव 40 कॉइन्स इसने प्रिंट कर दिया। अब इसने डिफ़ॉल्ट वाला जो पार्ट था उसको पिछली बार रन किया था, अब नहीं किया क्योंकि अब ब्रेक लग रहा है। तो जैसी कंडीशन सेटिस्फाई हुई ये बाहर आ गया और नेक्स्ट कंडीशन इसने चेक नहीं करी। अगर तुमको सारी कंडीशन चेक करानी हो तो नहीं कर सकते इसमें इस तरीके से बिना ब्रेक के। ठीक है, अब ये था तुम्हारा स्विच केस। That's it for today guys. Hope you liked the video. Don't forget to comment your queries and feedback. Till then, stay safe, stay home, keep learning.